स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम एक लड़की सूरन को देखते हैं जो एक आदमी के साथ कोजी हो रही थी। वे आदमी बोलता है तो तुम श्योर हो कि तुम सीखना चाहती हो? रैन बोलती है बिल्कुल। वे आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा टीचिंग मेथड इतना जेंटल नहीं है। उसके करीब जा ही रहा था पर वैसे ही रैन के पास उसके बॉयफ्रेंड शहनान की कॉल आती है। रैन उस आदमी से बोलती है आप यान को तो जानते ही हैं। रैन कॉल उठाती है तो यान गुस्सा करने लगता है कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकती हो, बिना कपड़ों के यहाँ से भाग गई, चुपचाप बताओ तुम कहाँ हो। अब हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं। यान अपने दोस्तों के साथ एक लड़की फैंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। रैन उसकी गर्लफ्रेंड थी पर उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा था। फैंग यान के सामने नाटक करने लगती है कि ड्रिंक गिरने से उसकी ड्रेस खराब हो गई। यान इतना बेशर्म था कि अपने दोस्तों के सामने रैन को अपने कपड़े उतारकर फैंग को देने को बोलता है। उसकी एक दोस्त बोलती है कि तुम रैन के साथ कुछ ज्यादा ही हाश नहीं हो रहे। यान कहते हैं कि पहले रैन वैन फैमिली की डॉटर थी, तब तो हमेशा मेरे पीछे चिपकी रहती थी। अब पता चला है कि वो सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, पर वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो तो मैं हूँ जिसने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, इसलिए थोड़ी सी इसकी इज्जत है। इसलिए ना चाहकर भी इसे मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। यान के साथ उसके सभी दोस्त भी रैन को ड्रेस उतारने को बोलने लगते हैं। रैन 6 सालों से यान के साथ थी, लेकिन उसे आज तक रैन का बर्थडे याद नहीं रहा। लेकिन आज वे किसी और लड़के यानी फैंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। रैन को लगा था कि शायद अपने प्यार से वो यान के दिल को जीत पाएगी, लेकिन अब रैन को एहसास हो चुका था कि यान की नजरों में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए अपनी ड्रेस उतारकर बोलती है कि तुम मेरी ड्रेस लेकर आए थे, ना ही इस ड्रेस में कोई टैग है और ना ही ये ड्रेस मेरी फिटिंग की है। मुझे इस ड्रेस में बहुत ही सफोकेशन हो रहा है, इसलिए फेंक कर बोलती है कि इसे अपने पास ही रखो और वहां से चली जाती है। अब हम उसी सीन को देखते हैं जब वे यान से कॉल पे बात कर रही थी। बोलती है ऑफ कोर्स बिना कपड़ों के मैं किसी के साथ सोने जा रही हूँ। मुझे एक टीचर मिले हैं जो इस वक्त मुझे रोमांस का लेसन दे रहे हैं। यान गुस्सा करने लगता है कि कौन टीचर, इस वक्त तुम किसके साथ हो? रैन जानबूझकर उस आदमी को बाइट कर लेती है। यान गुस्से में पूछ रहा था कि वे कहाँ है, पर रैन कॉल काट देती है। रैन उस आदमी से बोलती है तो टीचर अपना लेसन कंटिन्यू कीजिए। वे आदमी बोलने लगता है तो यान से बचने के लिए तुमने मुझे अप्रोच किया, तुम में इतनी हिम्मत आ गई। रैन कहती है क्या हुआ, आज के क्लास के लिए आप प्रिपेयर नहीं है? वैसे ही रूम के बाहर से यान की आवाज आती है तो रैन डोर ओपन करती है। यान गुस्से में पूछता है कि रूम के अंदर कौन है? तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो, मेरे नाक के नीचे तुम मुझे चीट करने की हिम्मत कर रही हो। रैन कहती है मैं बेशर्म हूँ, तुम्हें अपने साइड में लड़की नहीं दिखाई दे रही? मैं आज तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन टेस्ट करा रही हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? रैन उसके पीछे पीछे रूम के अंदर आता है। वह आदमी वहीं कर्टन के पीछे खड़ा था। यान रैन के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। रैन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है। मुझे तुम्हारे जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैंग नाटक करने लगती है कि यान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम यान के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? रैन कहती है बॉयफ्रेंड, ये 6 सालों से मेरा बॉयफ्रेंड है, पर इसने दुनिया के सामने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से हमेशा मना किया। इसने मुझे चीट किया जब इसको याद नहीं आया कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। और फैंग से बोलती है अभी तुमने कहा ना कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के जैकेट में क्या कर रही हो? फैंग अच्छे बनने का नाटक करने लगती है कि हमें तुम्हारी परवाह हो रही थी कि तुम किसी आदमी के साथ हो, तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। रैन कहती है कि अपना नाटक बंद करो, तुम तो उल्टा चांस ढूंढ रही थी कि तुम यान के साथ सो सको। फैंग कहने लगती है कि तुम इतनी गंदी बात कैसे कर सकती हो? यान रैन पे गुस्सा करने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? फिर से फैंग का नाटक शुरू हो जाता है कि शायद रैन इस वक्त ड्रंक है, इसलिए किसी और आदमी के साथ सो गई होगी, प्लीज आप उस पर ब्लेम मत लगाओ। रैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, बोलती है कि मुझे पता है कि तुम 1 नंबर की वैम्प हो, इसलिए मेरे सामने तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी मुझसे सू और बेन दोनों फैमिली का प्यार छीन लिया और अब मेरे मैन को भी चुराने की कोशिश कर रही हो। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे इस आदमी की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखो। वैसे भी मैं इस आदमी से बोर हो चुकी हूँ। यान कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो पहली बात कि तुम फैंग की तरह प्योर नहीं हो, वैसे ही रैन उसे थप्पड़ मारती है। यान कुछ बोलता है कि उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार के कहती है कि अपने इस प्योर लड़की के साथ अभी इस वक्त यहाँ से बाहर निकलो, आज मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। यान उसे मारने चाह रहा था, पर वैसे ही यान के पास उसी आदमी की कॉल आती है। वे चुपचाप उसको घर आने को बोलता है तो यान डरते हुए कहता है कि वो जल्दी घर आ रहा है। रैन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। जाते जाते अंदर जो आदमी था उसे वार्न करके चला जाता है। रैन जैसे ही पीछे टर्न होती है, अचानक से उस आदमी से उसकी टक्कर हो जाती है। वे आदमी बोलते हैं कि तुम कर क्या रही हो, अभी तक तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ। रैन कहती है टीचर अभी तो क्लास बाकी है, तो क्यों ना कंटिन्यू करें। वे आदमी बोलते हैं कि उसे दूसरों के फूड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही रैन एक्सीडेंटली उसका बुद्धिस्ट प्लेयर बिट्स तोड़ देती है। बोलती है टीचर अभी तक तो आपने इस फूड को टेस्ट भी नहीं किया, आप टेस्ट करेंगे जब भी तो पता चलेगा कि ये फूड दूसरों से बिलोंग करता भी है नहीं। पर वे आदमी चुपचाप उसको छोड़ने को बोलता है। रैन कहती है कि आप तो मौसम से भी तेज बदलते हैं, कुछ देर पहले एलिवेटर में तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब पता चलता है कि रैन जब क्लब से नशे में भाग रही थी तो उसी आदमी को देखती है।
उसने यान को इस आदमी को बहुत ही रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हुए देखा था। रैन सोचती है कि यान के डैड कुछ ज्यादा यंग नहीं है। एक्चुअली में चाइना का सबसे पावरफुल मैन शेनजाओ होता है। शेनजाओ ने यान को अडॉप्ट किया था। अब यान से रिवेंज लेने के लिए रैन जानबूझकर जाओ के पास जाती है और उसको अचानक से किस करने लगती है, तो जाओ भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। अब हम उसी होटल रूम का सीन देखते हैं। रैन बोलती है कि मुझे बहुत ही नींद आ रही है, क्या आप जाने से पहले मुझे उठा देंगे। जाओ तो गुस्से में उसको घूर रहा था। रैन को पता है कि जाओ थोड़ा मॉन्क टाइप का पर्सन है, इसलिए बोलती है आपको पता है ना कि आप जैसे लोगों को दूसरों के साथ काइंड रहना चाहिए, तो आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं। जाओ अभी भी उसको घूरने में लगा था तो रैन सो जाती है। जाओ रैन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन रैन तो बस सोने का नाटक कर रही थी। अब रैन के दिमाग में यही चल रहा था कि वह जाओ के थ्रू अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और उसको यान को भी सबक सिखाना था। बाद में रैन अपने घर आती है तो उसकी दोस्त बोलने लगती है कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन भी गायब थी। रैन अपने गले का निशान दिखाती है तो शाह बोलती है कि 6 सालों से तुम यान के साथ थी, वे डरपोक तो तुम्हारे क्लोज कभी नहीं गया, फिर ऐसा कौन आदमी आ गया जिसने तुम्हारे क्लोज जाने की हिम्मत की। रैन कहती है कि उसका सरनेम भी शैन है। शाह हैरानगी से बोलती है तो तुम शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास थी, वैसे तुमने उन्हें किस तो किया होगा, तुम्हें कैसा लगा। रैन कहती है कि मत पूछो, वह आदमी था तो मस्त, पर मेन कोर्स खाने का मौका नहीं मिला। शाह कहती है कि ये तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अच्छा है कि कम से कम इतने सालों बाद तुमने किसी आदमी की तरफ देखा तो सही, नहीं तो इतने वक्त से उस डरपोक यान के साथ फंसे पड़ी थी। मेरा तो उसको देखते ही मन करता है कि उसको तेज से चाटा लगाऊं। रैन कहती है कि देखना मैं उसको जल्दी अपने पैरों पे गिराने वाली हूँ। शाह कहती है ये हुई ना बात, वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। रैन कहती है कि सबसे पहले मुझे जाओ के क्लोज जाना है ताकि मैं यान के स्टेप मॉम बन सकूं। अब रैन एक लेडी मैडम लिन के पास आती है जो जाओ के स्टेप मॉम थी। उससे पता था कि उनकी नीस याओ की शादी जाओ से तय हुई है, इसलिए उनको भड़काने की कोशिश करती है कि आपको पता है कि शैन फैमिली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, मिस याओ ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगी। दूसरी साइड ग्रैंडपा जाओ से बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ याओ चाइना वापस आ रही है तो उसे इस बार एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। जाओ बोलते हैं कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब तुम 32 इयर्स के हो चुके हो, अब तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। एक तो पहले तुम्हारे फादर ने एक औरत के ऊपर अपनी जान दे दी और तुम बाल ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हो, किसी लड़की को टच भी नहीं करते। जाओ बोलते हैं जब भी मैं उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहा, जिससे ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी साइड रैन मैडम लिन से बोलती है कि पहले आपके फादर ने बिजनेस अलायंस के लिए आपकी शादी शहनशाह के फादर से की, अब आप बस नाम के लिए उस शादी में फंस के रह चुकी हैं और अब जाओ के ग्रैंडपा आपकी फैमिली पर फिर से शादी के लिए प्रेशर बना रहे हैं। क्या आप चाहती हैं आपकी नीस की लाइफ भी आपकी तरह खराब हो जाए? आपको किसी ऐसी लड़की की जरूरत है जो जाओ के करीब जा सके, तो जाओ और आपकी नीस की शादी आराम से अपने आप ही टूट जाएगी। मैडम लिन बोलती है ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने सारी लड़कियों ने जाओ के क्लोज जाने की कोशिश की, पर सबको हार मान के वापस आना पड़ गया। रैन जाओ की प्रेयर बीट दिखाकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी लड़की ने जाओ की प्रेयर बीट्स को तोड़ने की हिम्मत की होगी। इधर ग्रैंडपा जाओ से पूछते हैं कि उसका बुद्धिस्ट प्रेयर बीट्स कहाँ है। जाओ बोलता है कि वे टूट गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि 12 साल से तुम्हारे पास था, जब से तो कुछ नहीं हुआ, अब अचानक से कैसे टूट गया। साहब बोलता है कि कुछ चीजें टाइम के साथ अपने आप ही टूट जाती हैं, वैसे ही वो बीट्स भी टूट गया। दूसरी साइड मैडम लिन रैन से बोलती है कि जाओ ने उस प्रेयर बीट्स को 12 सालों से संभाल के अपने पास रखा था और जब से उसने किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, मतलब कुछ तो स्किल्स है तुम में। रैन कहती है कि मेरे में और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, आप मुझे मौका तो दीजिए। मैडम लिन बोलती है जिस आग में तुम कूदने की सोच रही हो तुम जल भी सकती हो। रैन कहती है फिक्र मत कीजिए, ये आग आप तक नहीं पहुंच पाएगी। मिसेस लिन बोलती है कि ओके बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। रैन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जाओ के क्लोज जाने में हेल्प करें। बाद में जाओ ने रैन के बारे में इंफॉर्मेशन मंगाया होता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस रैन आर्ट की स्टूडेंट है। पहले वे वैन फैमिली की डॉटर थी, पर 1 साल पहले पता चला कि मिस रैन सू फैमिली की डॉटर हैं। दोनों फैमिली की डॉटर मिस रैन और फैंग जन्म लेते ही एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन सच बाहर आने के बाद सू और वैन फैमिली दोनों ही फैंग को अपनी डॉटर मानती हैं और बेचारी मिस रैन को दोनों फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया। जाओ पूछता है कि उसका यान से क्या रिलेशन है। असिस्टेंट बताता है कि मिस रैन और यान सेम स्कूल में थे। मिस रैन यान को पसंद करती थी, वे स्कूल टाइम में भी हमेशा उनके लिए अपने हाथों से लंच बना के लाया करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथों से यान के लिए स्कार्फ बनाया था। ग्रेजुएशन के टाइम यान बहुत ही ड्रंक थे, उन्होंने मजाक मजाक में मिस रैन से बोल दिया कि ठीक है चलो हम एक दूसरे को डेट करते हैं, पर जैसे ही दोनों रिलेशनशिप में आए मिस फैंग दोनों के बीच में आ गई। उसके बाद से तो यान मिस फैंग को ऐसे ट्रीट करने लगे कि जैसे मिस फैंग ही उनका प्यार हो। उन्होंने मिस रैन को रिजेक्ट भी नहीं किया, टाइम पास के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे।
वे दोनों 6 सालों से बस नाम के रिलेशनशिप में थे। यान ने हमेशा मिस रैन को ड्रिंकिंग पार्टी में एज अ बैट यूज किया है। उनके पूरे सर्कल को इस बारे में पता है। सभी यही बोलते हैं कि मिस रैन ही यान के पीछे पागल थी। असिस्टेंट इतना इमोशनल होकर बता रहा था कि जाह को बोलना पड़ जाता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो, बस इतना बताओ कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। असिस्टेंट बताता है कि लास्ट नाइट यान फैंग का बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे थे। बेचारी मिस फैंग को उन्होंने सबके सामने ड्रेस उतारने के लिए प्रेशराइज किया, ऊपर से उन्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया। जाओ को याद होता है कैसे लास्ट नाइट नशे में उसके पास आई थी। इसका मतलब है पक्का मेरे पास किसी इरादे से आई थी। असिस्टेंट बताता है कि पता चला है कि मिस रैन आपकी स्टेप मॉम से मिलने गई थी, पक्का दोनों के बीच में कुछ डील हुआ है। जाओ बोलता है कि वे लड़की सही में काफी चालाक है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। असिस्टेंट बोलता है मिसेस लिन ने उन्हें HR डिपार्टमेंट में रिकमेंड किया है। मिस रैन आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहती हैं तो क्या हम उन्हें मना कर दें, पर जाओ बोलते हैं कि रहने दो। आंट लिन ने मुझे खुद ही नाइफ होल्ड करने के लिए दिया है तो मैं मजा खराब नहीं करना चाहता, और वह जानबूझकर रैन को परेशान करने को बोलता है। रैन देखती है कि न्यू इंटर्न की सैलरी 25,000 है, पर वे लोग उसको 5,000 पे कर रहे थे, लेकिन सोचती है कि उसे अभी इस दाव पे फोकस करना है, इसलिए अभी के लिए इतना नुकसान तो बनता है। उसकी एक कॉलीग शामी रैन को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। उसे एक डक देती है तो डक को देखकर रैन का ध्यान जाव पे जाता है। जल्दी मैनेजर आती है, बोलती है नेक्स्ट मंथ एग्जीबिशन है, इसलिए जल्दी से रिपोर्ट तैयार करो। शामी बोलती है कि भला मैनेजर आपको इतना हैवी वर्क करने को क्यों दे रही हैं? कहीं आप दोनों के बीच में कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही? रैन सोचती है उसे जाव के क्लोज जाने के लिए ये सब टॉलरेट करना ही होगा। रैन एक पेंटिंग देखती है तो शामी बताती है कि पेंटिंग मिस यांग की है, वे फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट थी। 23 साल पहले उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। एक्चुअली मिस यांग प्रेसिडेंट जाव की मॉम थी। रैन उसके अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफर करके सब कुछ बताने को बोलती है। शामी बताती है कि मिस यांग एक सिंपल आर्ट स्टूडेंट थी, उनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए ग्रैंडपा ने उन्हें प्रेसिडेंट जाव के फादर से ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया। वे तैयार नहीं थी, इसलिए ग्रैंडपा ने हर तरीका अपनाने की कोशिश की जिससे मिस यांग का रेपुटेशन खराब हो जाए। उन पर ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने पेंटिंग की कॉपी की और भी बहुत कुछ। वे इतना ह्यूमिलेशन सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। उसके बाद प्रेसिडेंट जाव के फादर ने भी अपनी जान दे दी। 3 साल पहले एक आर्ट फाउंडेशन ओपन हुआ है, उसमें बस मिस यांग की पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है। मुझे पूरा शक है उस फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट जाव ही हैं। रैन सोचते कि मतलब कोई लड़की शैन फैमिली के लायक नहीं थी तो उन लोगों ने अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी हरकत की। अब रैन को रिपोर्ट बनाते बनाते रात हो गई थी। जाओ जा रहा होता तो देखता है कि रैन ओवरटाइम कर रही है। असिस्टेंट बताता है कि मैनेजर ने उन्हें रिपोर्ट बनाने को बोला है, रिपोर्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बनाने में टाइम लगेगा। जाओ असिस्टेंट से कुछ खाने के लिए लेकर आने को बोलता है तो असिस्टेंट कंफ्यूज था। जाओ बोलता है कि कैट को खिलाना है। असिस्टेंट सोचता है कि इस बिल्डिंग में कैट कहाँ से आ गई, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि मिस रैन के लिए बोल रहे हैं। अब रैन देखकर सोचते हैं कि मामूली से इंटर्न के लिए ये लोग लेट नाइट मील प्रोवाइड कर रहे हैं, लगता है कंपनी सही में काफी अच्छी है। रैन खा रही होती है तो जाओ उसे अंदर ऑफिस से खाते हुए देख रहा था। रैन को काम करते करते 11 बज चुके थे। वे इस रिपोर्ट को जाओ को सेंड कर देती है। अंदर ऑफिस में जाओ उसी के रिपोर्ट को देख रहा था तो अचानक से अपनी मॉम की पेंटिंग देखता है तो उसे याद आता है कैसे इसी पेंटिंग को बनाने के बाद उसकी मॉम ने खुद को खत्म कर लिया था। अब जाओ बहुत ही उदास हो जाता है, पर वैसे ही रिपोर्ट के नीचे एक छोटी सी स्केच देखता है। रैन ने लिखा होता है कि हॉर्सेस और कैटल्स को भी खाने के लिए ग्रास की जरूरत पड़ती है और आप मुझे 5,000 पे कर रहे हैं, इतने में मेरा क्या ही होगा। यह पढ़कर जाओ मुस्कुराने लगता है। असिस्टेंट नोटिस करता है, सोचता है प्रेसिडेंट को आज मैंने पहली बार ऐसा हंसते हुए देखा है। जाओ असिस्टेंट से बोलता है कि न्यू इंटर्न की बेसिक सैलरी 25,000 है, पर रैन को ओनली 5,000 ही क्यों पे किया जा रहा है। असिस्टेंट बोलता है कि आप ही ने तो उनको सबक सिखाने को बोला था। जाओ बोलता है कि मैंने उसके लिए चीजें डिफिकल्ट करने के लिए बोला था, मैंने उसे भूख से मारने को थोड़ी कहा था। कहता है HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना कि उन्हें रैन को बेसिक सैलरी 25,000 पे करना है। नेक्स्ट डे रैन को पता चलता है कि अब उसकी सैलरी 25,000 है तो खुशी आती है। शामी बोलती है कि तुम रात में ओवरटाइम कर रही थी, फिर भी आज इतनी एनर्जेटिक हो, कहीं तुमने कोई मैजिक पिल्स तो नहीं ले लिया। रैन कहती है ये कोई मैजिक पिल नहीं है, बल्कि कंपनी का इन्वायरमेंट अचानक से बदल चुका है, इसलिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। जल्द ही मैनेजर रैन से उसे ऑफिस में आने को बोलती है। शामी कहती है कि आज मॉर्निंग में प्रेसिडेंट मैनेजर को ऑफिस में बुलाकर लेक्चर दे रहे थे, अब तो तुम मैनेजर से संभल के ही रहना। रैन आती है तो मैनेजर बोलने लगती है कि तुम एक ही दिन में अपनी सैलरी बढ़ाने में कामयाब हो गई, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया, अब अकेले तुम्हें इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जाव को एक्सप्लेन करना है। रैन खुश जाती है क्योंकि वह यही चाहती थी कि उसे जाव के करीब जाने का बस एक मौका मिल जाए। मैनेजर तो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रही थी कि अब रैन नहीं बचने वाली। उसे पता नहीं कि प्रेसिडेंट जाव कितने स्ट्रिक्ट हैं।
जाओ रैन का इंतजार कर रहा था, सोचता है कि अभी तक वे आई कैसे नहीं। उसे रैन के साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। रैन जानबूझकर चुपके से फाइल लेने आती है तो जाओ उसको चोरी छुपकर देखे जा रहा था। रैन देखती है कि जाओ आ चुका है तो जानबूझकर अपने ऊपर बुक गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी जाओ आकर उसको चोट लगने से बचा लेता है। रैन कहती है क्या मुझे वर्क कंपनसेशन मिल सकता है। जाओ बोलता है कि तुम हमेशा पैसों के बारे में सोचती हो, तुम्हारे पास कुछ और बोलने के लिए नहीं है। रैन कहती है ठीक है, मैं रिपोर्ट तैयार करने जा रही हूँ, आखिरकार मुझे पर्सनली आपको एक्सप्लेन जो करना है। रैन तो जानबूझकर उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उसके लिए और तड़पे। जाओ सोचता है आज ये वाइल्ड कैट इतने सही से बिहेव कैसे कर रही है। अब यान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि 1 हफ्ते हो गए थे और रैन ने उसे एक मैसेज तक नहीं किया था। यान सोचता है कि मुझे तो खुश होना चाहिए पर मुझे ऐसे अकेला फील क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे कंपनी आता है तो कंपनी में रैन को देखकर कंफ्यूज था कि रैन यहाँ पे क्या कर रही है। रैन सोचते है कहीं मेरा टेस्ट लेने के लिए मिस्टर जाओ ने जानबूझकर यान को इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड तो नहीं किया, या वो चाहते हैं कि मैं यान के सामने उनके साथ फ्लर्ट करूं। मनी मन में खुश हो रही थी, लेकिन यान तो मैंग को यहाँ पे देखकर हैरान था। जल्दी जाओ आता है तो यान उसे ग्रीट करता है। रैन अपना ऑक्शन रिलेटेड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। यान पूछता है उसने पहले वाले बिजनेस प्लान को चेंज क्यों किया। रैन कहती है कि वो प्लान काफी पुराना हो चुका था, उस प्लान के चक्कर में ऑक्शन आइटम्स के प्राइस ऑलरेडी काफी ड्रॉप हो चुके थे। यान सोचता है कि मेरे बिजनेस प्लान के खिलाफ जाने की कोशिश करिए, इसलिए बोलता है कि तुम एक न्यू कॉमर हो, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे बिजनेस प्लान को चेंज करने जा रही हो। रैन कहती है मिस्टर जाओ से तो सभी हैरान थे। जाओ बाहर जाने को बोलता है तो यान कहने लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, बाहर जाओ। मैनेजर मनी मन में खुश हो रही होती है कि अब तो रैन नहीं बचने वाली, लेकिन जाओ यहाँ से बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर जाने को बोल रहा हूँ तो सभी हैरान थे। जाओ बोलता है कि माफी मांगो या चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। जिससे यान रैन से माफी मांगता है तो रैन बहुत ही हैप्पी थी, सोचती है कि यान तो एक डॉग की तरह चुपचाप जाओ की सारी बातें मान रहा है। मैं फालतू में ऐसे आदमी के लिए इतनी डेस्परेट थी। जाओ को देखकर सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि जाओ मुझे ऐसे पब्लिकली सपोर्ट करेंगे, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जाओ बोलता है कि बिजनेस प्लान अच्छा है पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जानने लगता है तो रैन कहती है क्या इम्प्रूव करने में आप मुझे पर्सनली गाइड कर सकते हैं। तो सभी डर जाते हैं कि ये लड़की सही में बहुत ही बोल्ड है, खुद प्रेसिडेंट से गाइडेंस के लिए बोल रही है, अब तो प्रेसिडेंट उसको नहीं छोड़ने वाले। यान कहता है कि तुम तो बहुत ही शेमलेस हो, तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि प्रेसिडेंट जाओ तुम्हें खुद ही पर्सनली गाइड करें। जाओ सोचता है कि कल मेरे सामने अच्छा बनकर दिखा रही थी और आज मेरे लिए ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रही है। बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। यान हैरान था कि प्रेसिडेंट जाओ मान भी गए, ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में शामी बोलती है कि तुम तो काफी ब्रेव निकली। रैन कहती है तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, आखिरकार तुमने मुझे प्रेसिडेंट जाओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी। रैन को पता चलता है कि यहाँ अकेले किसी एक एम्प्लॉय के लिए लेट नाइट मील प्रोवाइड नहीं किया जाता। रैन हैप्पी थी कि मतलब प्रेसिडेंट जाओ उसे खुद स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। बाद में रैन बाहर आती तो यान उसी का इंतजार कर रहा था। बोलता है तुम मुझे अनजानों की तरह ट्रीट कर रही हो, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। रैन कहती है मैं बिजी हूँ पैसे कमाने और करियर बनाने में, तुम पर मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। यान को याद आता है कैसे ह्यूमिलेट होने की वजह से उस दिन वह पार्टी में रो रही थी। उसके दोस्त बोलते हैं कि रैन रो रही है तो यान कहता है कि कोई नहीं, आज रो रही है फिर से कल चिपकने के लिए मेरे पास ही आएगी। यान बोलते है कि अच्छा अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो इस कंपनी में क्या करने के लिए आई हो। रैन कहती है ऑफ कोर्स पैसे कमाने, मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। यान कहता है कि नाटक बंद करो, मेरे पास और टाइम नहीं है। रैन कहती है तो तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम है। यान उसको समझाने की कोशिश कर रहा था पर जब भी फैंग आती है तो उसको देखकर रैन का हाथ छोड़ देता है। फैंग रैन से बोलती है तो तुम भी यहीं पर हो, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, वैसे तुम में कोई टैलेंट तो है नहीं तो फिर तुम शैन ग्रुप में कैसे आ गई, तुम्हें पता है ना इतनी बड़ी कंपनी है। रैन कहती है कि तुम बकवास बंद करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फैंग नाटक करने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। यान कहता है कि फैंग सही बोल रही है, इस कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन है, मैं नहीं चाहता कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप का इफेक्ट प्रोजेक्ट पे पड़े, इसलिए चुपचाप रिजाइन दे दो। वैसे जाओ आता है, बोलता है कि तुम्हें किसने राइट दे दिया कि तुम किसी को रिजाइन देने के लिए बोल सको। यान कहता है एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट पर किसी चीज का अफेक्ट पड़े। जाओ रैन से बोलता है तो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी। रैन कहती है कि हमारा वैसा कोई रिलेशन नहीं है, मैं इस वक्त शैन ग्रुप के एम्प्लॉय हूँ और कुछ नहीं। जाओ यहाँ से कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि किसको हायर करना है और किसको निकालना है, तुम नहीं। फैंग कहती है एक्चुअली यान रैन के भले के लिए बोल रहे थे। यान कहता है एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है। जाओ बोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फैंग कहती है मैं तो यान को डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। जाओ यान से बोलता है तो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तुमने एक आउटसाइडर के हाथों में दे दिया।
फैंग कहती है कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। वैसे ही यान माफी मांगने लगता है कि आगे से मैं किसी भी आउटसाइडर को बीच में नहीं लाऊंगा। जाओ फैंग को कंपनी से बाहर निकालने को बोलता है। रैन तो बहुत ही हैप्पी थी कि फैंग कुछ ज्यादा ही खुद को रिस्पेक्टफुल दिखाने की कोशिश करती है। मन ही मन में हैप्पी थी कि आज मिस्टर जाओ ने कमाल कर दिया। जाओ रैन को जल्दी से ऑफिस चलने को बोलता है। रैन यहाँ से बोलती है तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन क्यों किया, ताकि मैं प्रेसिडेंट जाओ को परस्यू कर सकूं। जाओ बोलता है कि अभी तुम्हें और कितना वक्त लगने वाला है। रैन बोलती है कि वे आ रही है और यान को दिखाने के लिए खुशी खुशी वहां चल जाती है। जाओ रैन से बोलता है तुम काफी खुश नजर आ रही हो। रैन कहती है ऑफ कोर्स आज बॉस ने मेरा साइड लिया तो भला मैं खुश कैसे नहीं होंगी। जाओ बोलता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। रैन कहती है माफ करिए पर आज रात मेरा कुछ और ही प्लान है। मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए किसी और दिन। जाओ सोचता है कि जब यान को परस्यू कर रही थी तब उसके लिए लंच बनाकर ले जाया करती थी, और अभी जब मैं इसको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ तो इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। बोलता है जो तुम्हें करना है करो। रैन जानबूझकर बोलती है कि मैं उस रात के लिए माफी चाहती हूँ। उस रात मैं बहुत ड्रंक थी, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, यहाँ तक कि मैंने आपका बुद्धिस्ट प्रेयर बीड्स भी तोड़ दिया, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। उससे बीड्स देने जाती है तो जाओ कहता है अपने पास से रखो। रैन कहती है कि मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, मुझसे गलती हो गई कि बीट्स तोड़कर मैंने आपके प्रेयर को डिस्टर्ब किया, और उसे बाय बोलकर चली जाती है। जाओ उस बीट को देखकर सोचता है कि लड़की सही में बहुत ही चालू है। अब रैन शामी के साथ बाहर आती है। शामी बोलती है कि मैंने सुना कि आज कंपनी में प्रेसिडेंट जाओ तुम्हारा साइड ले रहे थे, पक्का वे तुम्हें पसंद करते हैं। जल्दी रैन की फैमिली की कॉल आती है तो रैन समझ जाती है पक्का फैंग ने उसे नीचे दिखाने के लिए कुछ प्लान बनाया होगा। रैन सो फैमिली आती है तो उसके पेरेंट्स उसको देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। रैन फैंग से बोलती है कि अब तुम वैन फैमिली की डॉटर हो और फिर भी मेरे पेरेंट्स को मॉम डैड बुलाने में लगी हुई हो। मिसेस सो बोलती है बेशक अब फैंग वैन फैमिली की डॉटर है, पर मैंने इसे रेस किया है, इसलिए फैंग अभी भी मेरी डॉटर है। रैन कहती है जब वही आपकी डॉटर है तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। फैंग नाटक करने लगती है, एक्चुअली मॉम डैड को पता चल गया कि तुम नशे में किसी आदमी के साथ सो चुकी हो। रैन कहती है कि हाँ मैंने यान को चीट किया। मिसेस सो गुस्सा करने लगती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो, बाहर किसी को पता चलेगा तो हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। रैन कहती है जब मैं यान को डेट कर रही थी तब फैंग यान से चिपकी रहती थी, फिर आपको बदनामी का डर नहीं हुआ। फैंग कहती है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो यान को ब्रदर मानती हूँ, अब उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। रैन कहती है कि इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। रैन के फादर भी उल्टा रैन पे ही गुस्सा करने लगते हैं तो फैंग कहती है अब शांत हो जाइए। रैन से बोलती है एक्चुअली तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है, प्रेसिडेंट लू तुम्हारे लिए परफेक्ट है। रैन को पता था कि प्रेसिडेंट लू बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद करके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी बोलती है ठीक है वह उन लोगों की बात मानने को तैयार है, पर उसके बदले उन लोगों को 5 मिलियन देना होगा। उसके फादर तो नहीं देना चाहते थे, पर फैंग बोलती है कोई नहीं आप डाउरी समझ कर दे दीजिए। तो मिस्टर सो उसकी बात मानकर रैन को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जल्दी रैन के पास मैडम ली की कॉल आती है कि जाओ के अप्रोच करने का प्लान कहाँ तक पहुँचा। रैन कहती है आप क्या चाहती हैं, आगे मैं क्या करूँ। मैडम लिन बोलती है कि फैमिली पार्टी होने जा रही है, जाओ भी वहाँ पे आने वाला है। तो रैन कहती है कि ठीक है कल आप एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार रहिएगा। अब रैन के दिमाग में यही चल रहा था कि सू फैमिली को फैंग पे कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए इस बार वे फैंग को नहीं छोड़ने वाली। बाद में रैन देखती है कि शामी जाओ के साथ है तो वे हैरान थी, सोचती है आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। रैन जानबूझकर शामी के सामने आती है। शामी बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। रैन जानबूझकर बोलती है कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट लू के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। शामी बोलती है कि वे आदमी तो एक नंबर का पॉवर्ट है, ऊपर से उसकी एज 40+ है, ऐसे ओल्ड मैन के साथ डेट पे क्यों जा रही हैं। रैन कहती है मेरी फैमिली ने ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती। शामी बोलती है नहीं आप मत जाओ। रैन कहती है कोई नहीं तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, और उसको जानबूझकर भेज देती है। उसे पता था कि शामी इस बारे में जाओ को जरूर बताएगी, तब तक उसे ब्लाइंड डेट पर जाकर नाटक करना होगा। अब रैन आती तो फैंग प्रेसिडेंट लू के साथ ही प्रेसिडेंट लू से रैन को इंट्रोड्यूस करवाती है। प्रेसिडेंट लू जिस तरह से रैन को देख रहा था साफ पता चल रहा था कि वे कितना बड़ा पॉवर्ट है। फैंग जानबूझकर ड्रिंक मंगवाती है और सभी ड्रिंक करने लगते हैं। रैन को नशा होने लगता है, इसलिए बोलती है उसे जाना होगा। यान को कॉल करती है, बताती है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है तो वे उसे पिकअप करने के लिए आ सकता है। यान खुश रहता है कि चलो फाइनली रैन का नाटक खत्म हुआ। फैंग सुनती है कि वे यान को बुला रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वह अभी भी यान को छोड़ने को तैयार नहीं है। चलो आज एक तीर से 2 निशाने लगने वाले हैं। अब यहाँ रैन को प्रेसिडेंट लू के साथ एक ही बिस्तर में देखेगा, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन रैन के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। फैंग प्रेसिडेंट लू से जानबूझकर बोलती है कि रैन काफी ड्रंक है, इसलिए मैं उसे होटल रूम में सुलाने ले जा रही हूँ।
और फैंग रैन से बोलती है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रैन कहती है एक्चुअली यान मुझे लेने आ रहा है। फैंग बोलती है कि हाँ ब्रदर, यान तुम्हारा होटल रूम में इंतजार कर रहे हैं। फैंग उसे रूम के अंदर लाती है पर उल्टा फैंग ही बेहोश आती है और रैन बिल्कुल होशो हवास में थी। एक्चुअली फैंग ने जिस वेटर को रैन को स्पाइक ड्रिंक पिलाने के लिए बोला होता है, उस वेटर को रैन ने ज्यादा पैसे पे करके अपने साइड कर लिया होता है। उस वेटर ने उल्टा फैंग को स्पाइक ड्रिंक पिला दिया था। अब यान बहुत ही एक्साइटेड होकर रैन से मिलने जा रहा था। इधर प्रेसिडेंट लू नशे में होटल रूम की तरफ जा रहा होता है। यान होटल आता तो देखता है कि रैन सामने से आ रही है, पर उससे पहले ही कोई रैन को अपनी तरफ खींच लेता है। इधर प्रेसिडेंट लू फैंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये सब कुछ एक हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। यान उस होटल रूम में आता है तो फैंग को रैन समझ के गुस्सा करने लगता है कि वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है, पर देखता है कि वह फैंग है। फैंग खुद को ऐसे कंडीशन में देखकर चिल्लाने लगती है। इधर जाओ ही रैन के पास था। रैन कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जाओ बोलता है कि तुमने शाओमी को बोला कि तुम प्रेसिडेंट लू के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हो, बस यही देखने के लिए कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ या नहीं। रैन कहती है शाओमी के साथ आपका क्या रिलेशन है। जाओ बोलता है तो तुम हमें टेस्ट कर रही थी, जैसा सोच रही हो मेरे शाओमी के साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं है, वे बस मेरी कजन है। रैन कहती है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, भला मैं आपको टेस्ट क्यों करूंगी। जाओ बोलता है कि तुम ड्रंक हो और फिर भी सच बोलने को तैयार नहीं हो। रैन कहती है हाँ आपने सही कहा, मैं थोड़ी ड्रंक तो हूँ। जाओ बोलता है फिर तुम्हें होश में आने की जरूरत है और उसे उठाकर अचानक से स्विमिंग पूल में फेंक देता है। रैन को स्विमिंग आती थी पर उसके सामने डूबने का नाटक करने लगती है तो यान उसे बचाने के लिए पानी में जंप लगा देता है, लेकिन जब रैन हंसने लगती है तो समझ जाता है कि वह बस डूबने का नाटक कर रही थी। रैन उसको अचानक से किस करने लगती है, बोलती है यहाँ आपका रियल टेस्ट है। जाओ बोलते है कैसा टेस्ट। रैन कहती है यही कि आप खुद को और कितना कंट्रोल करके रखते हैं। उससे किस करती तो जाओ खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। बाद में रैन अपनी फैमिलीज को फैंग और प्रेसिडेंट लू के होटल वाली वीडियो प्ले करके दिखाती है तो फैंग जल्दी से बंद करने को बोलती है। रैन कहती है कि आप सबने देख ही लिया कि फैंग कल रात कैसे प्रेसिडेंट लू को एंटरटेन कर रही थी। फैंग की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है तो रैन बोलती है कि मैं आपको मॉम कह के बुलाऊं या आंट, वैसे इसमें मेरी क्या गलती है, फैंग खुद ही उन लोगों के साथ ड्रिंक कर रही थी। वैसे अब आप लोग फैंग की शादी प्रेसिडेंट लू से क्यों नहीं करा देते। प्रेसिडेंट लू तो बहुत ही केयरिंग है, फैंग ने कुछ ऐसा ही बोला था तो दोनों फैमिली उस पर गुस्सा करने लगती हैं। रैन कहती है कि आप लोग नहीं चाहते कि वीडियो लीक हो तो आप मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए 5 मिलियन दे सकते हैं। उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है तो रैन वीडियो पोस्ट करने की धमकी देती है तो उसके फादर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। उसे धमकी देते हैं कि अब ये वीडियो लीक हुई तो वे उसको नहीं छोड़ने वाले। रैन कहती है कि आप लोग इस बात की फिक्र मत करो और आज मैं खुद ही सू फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। रैन को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी क्या गलती थी कि बचपन में मैं फैंग से बदल गई, ये लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं। अब रैन शाओ के साथ क्लब में थी। रैन ने मेल मॉडल्स को हायर किया होता है और शाओ को आराम से एंजॉय करने को बोलती है। एक्चुअली रैन इस वक्त उन्हीं 5 मिलियन को स्पेंड कर रही थी जो उसे सू फैमिली से मिला था। रैन शाओ को दिखाने के लिए जानबूझकर एक मेल मॉडल की फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। जाओ देखते तो उसे बहुत ही जलन होती है। रैन को मैसेज करके जल्दी से उसे रिपोर्ट सबमिट करने को बोलता है। रैन कहती है कहाँ मुझे लगा था कि जेलस होकर मुझे अपने पास बुलाएंगे, पर ये आदमी तो डायरेक्ट मुझे ओवर टाइम करने के लिए बोल रहा है। सही में आदमी बहुत ही रूथलेस है। रैन मैसेज करके बोलती है कि वीकेंड पर भी आप मुझे लेबर की तरह काम करने को बोल रहे हैं। जाओ कहता है कि प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें 100,000 पे करूंगा। रैन सोचती है कि आज मुझे 5 मिलियन रिसीव हुआ है तो 100,000 से क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए बोलती है कि आप तो वैसे भी मुझे पर्सनली गाइड करने वाले हैं तो किस बात का डर, हम मंडे को काम कंप्लीट कर लेंगे। और वापस से एंजॉय करने में लग जाती है। दूसरी साइड यान भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हुआ था। यान की एक दोस्त फैंग के बारे में पूछती है तो यान कहता है कि मेरे सामने उस बेशर्म लड़की का नाम मत लो। यान का दोस्त दिखाता है कि रैन ने मेल मॉडल्स को हायर किया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसके दोस्त बोलने लगते हैं पक्का ये सब कुछ तुम्हें जलाने के लिए कर रही है। यान सोचता है कि रैन मुझसे बोल रही थी कि वो प्रेसिडेंट जाओ को परस्यू करना चाहती है, पर फिर उसने मेरे सामने फैंग को एक्सपोज किया, ऊपर से ऐसे मेल मॉडल को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है। पक्का वह सब कुछ वापस से मुझे पाने के लिए कर रही है। उसे मैसेज करता है तो देखते हैं कि उसने उसको ब्लॉक कर दिया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में उसके पास जा रहा था जब भी फैंग आकर बोलने लगती है कि अब कई दिनों से मुझसे मिल नहीं रहे। यान कहता है मुझे छूने की जरूरत नहीं है। फैंग कहती है मुझे रैन ने फ्रेम किया, प्लीज आप मेरी बातों पे यकीन करो, पर यान वहाँ चला जाता है। अब यान को समझ में नहीं आ रहा था कि वे रैन के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है। इधर रैन शाओ के साथ एंजॉय कर रही थी जब भी जाओ का सिस्टर आके बोलता है कुछ अर्जेंट काम आ गया है, हम उसको मंडे तक नहीं रोक सकते इसलिए आपको अभी चलना होगा। रैन जाने लगती तो शाओ बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। रैन कहती है कि ओवर टाइम करने के लिए अपने बॉस के घर जा रही हूँ। शाओ फैंटिसाइज करने लगती है कहीं रैन अपने बॉस के साथ कुछ करने तो नहीं जा रही। जल्दी यान आके रैन के बारे में पूछता है। शाओ बोलती है क्या हुआ, रैन तुमसे बात नहीं कर रही तो बहुत ही बेचैन हो रहे हो। यान कहता है चुपचाप बताओ रैन कहाँ है। शाओ कहती है वो ऑलरेडी जा चुकी है और जिसके पास गई है शायद उस पर्सन को तुम जानते हो।
यान कहता है कौन है वो पर्सन। शाओ कहती है मिस्टर जाओ। तो यान हैरान था। अब रैन जाओ के घर आते तो देखती है कि जाओ ड्रिंक कर रहा है। जाओ टर्न होता है तो रैन सोचते है इस वक्त जाओ कितने हॉट और हैंडसम दिख रहे हैं। रैन कहती है इतनी रात में आप ऐसे कपड़े पहनकर मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। जाओ कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए। रैन कहती है आपको कुछ फॉर्मल पहनना चाहिए। जाओ बोलता है क्यों, मेरे मॉडल्स ने भी तो फॉर्मल पहना था, वे काफी नहीं था। मैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार था, फिर भी आप ओवर टाइम करने के लिए तैयार नहीं हुई। रैन को अजीब लग रहा था। बोलती है मुझे क्या काम करना है। जाओ बोलते इतनी जल्दबाजी क्या है, आप बोले तो मैं भी मेरे मॉडल की तरह आपको ड्रिंक सर्व करता हूँ। रैन सोचते आदमी जेलस तो नहीं हो रहा। जाओ उसे आराम से बैठकर काम करने को बोलता है। रैन सोचते मतलब सही में इस आदमी ने मुझे यहाँ पे इतनी रात में काम करने के लिए बुलाया है। वैसे ही रैन के पास शाओ का ऑडियो मैसेज आता है, जल्दी से बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जाओ उसे घुटने लगता है तो रैन को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। बोलती है एक्चुअली मेरी फ्रेंड थोड़ी ड्रंक है इसलिए बकवास कर रही है, प्लीज आप सीरियस मत लेना। जाओ कहता है कि बाकी के काम बाद में करना, जाओ पहले शावर लेकर आओ, आज तुम्हें यहीं पे रुकना है। रैन कहती है क्या आप मुझे ओवर टाइम करने के लिए कुछ बेनिफिट्स देने वाले हैं। रैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जाओ कहता है बाहर बारिश हो रही है, ऐसे तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा। रैन सोचते कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा था, ये आदमी मुझे नहाकर चुपचाप सोने को बोल रहा है। अंदर ही अंदर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर बोलती है थैंक यू, आप अपने एम्प्लॉयज का कुछ ज्यादा ध्यान रखते हैं। रैन रूम में आके गुस्सा करने लगते कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ सो के रहूंगी। जाओ को याद आने लगता है कैसे वे पहली बार एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था पर उसे बार बार सब कुछ याद आ रहा था, इसलिए बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है। बाद में काम करने आता है पर उसका मन नहीं लग रहा था, वह बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन डोर पर नॉक की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि जाओ है, इसलिए बेड पर आराम से लेट जाती है। लेकिन केयर टेकर उसके लिए कपड़े लेकर आई थी। रैन केयर टेकर से बोलती है क्या प्रेसिडेंट अपने घर ऐसे लोगों को ओवर टाइम करने के लिए बुलाते रहते हैं। केयर टेकर बोलती है कि नहीं, आप पहली हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी उनके प्राइवेट स्पेस को डिस्टर्ब करे। रैन को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। रैन देखती है कि जाओ ने उसके लिए ब्रांडेड ड्रेस मंगवाई है और ऊपर से इनरवियर भी उसके साइज का है, तो रैन जाओ से बहुत ही इम्प्रेस थी। रैन बाहर आती है तो फ्लोर पर इतने सारे पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि जाओ भी रात में इतने काम नहीं थे। जाओ उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलता है, कहता है कि आप अच्छे से सोई ना। रैन कहती है कि मैट्रेसेस थोड़े से हार्ड थे, क्या आप नेक्स्ट टाइम के लिए सॉफ्ट मैट्रेसेस से बदल सकते हैं। जाओ बोलता है नेक्स्ट टाइम, वैसे मैंने रिवाइज प्लान ऑलरेडी अपने डेस्क पर रख दिया है, आप जाकर देख लेना। रैन सोचती है कि नेक्स्ट टाइम मैं जाओ के साथ सो के रहूंगी। ये जानबूझकर बोलती है कि आपके कुछ ज्यादा ही डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, लगता है कि आप रात में सही से सो नहीं पाए। जाओ बोलता है तुम्हारे पास 20 मिनट है, मुझे नहीं पसंद कि मेरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़े। अब रैन जाओ के साथ कंपनी आ रही थी तो देखती है कि यान कंपनी के बाहर ही घूम रहा है। जाओ डोर ओपन करने जाता है तो रैन मना करती है। जाओ बोलता है क्यों, तुम्हें डर है कि यान हमें देख लेगा। रैन सोचते अगर यान ने हमें साथ में देख लिया तो पक्का ये सीन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जिससे मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा और शायद प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से निकल जाए। ये जानबूझकर बोलती है शायद इससे आप लोगों के रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ सकता है। जाओ बोलता है पर लास्ट टाइम तुम मेरे साथ बाथटब में थी, यान की कॉल आई थी, तब तो मुझे लगा था कि तुम यान को हमारे बारे में बताने जा रही हो। रैन कहती है अगर अभी यान ने देख लिया तो उसको लगेगा कि शायद मुझे आपके साथ सोने से ये प्रोजेक्ट मिला है। जाओ बोलता है कि मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। विंडो नीचे करने जाता है तो रैन छुप जाती है। यान जाओ से कहता है कि अब से वे रैन के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता है। रैन सोचती है तो मतलब मुझे डेली उसका चेहरा देखना पड़ेगा। जाओ कुछ बोलता है कि रैन उससे बाइट कर लेती है। जाओ यान को मना कर देता है तो यान चला जाता है। जाओ बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत आ गई। रैन कहती है अगर आपको बुरा लगा हो तो आप बदले में मुझे बाइट कर सकते हैं। जाओ बोलता है ठीक है। उसके पास आ रहा होता है तो रैन डर के माफी मांगने लगती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ उसे कार से निकलने को बोलता है तो रैन जल्दबाजी में वहां से भाग जाती है। जाओ सोचता है कि वाइल्ड कैट बाइट ही नहीं करती बल्कि इसके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। रैन आती है तो शामी से बात नहीं कर रही थी। शामी बोलती है क्या बात हो गई। रैन कहती है कि तुम मुझे अपनी दोस्त बताती हो पर तुमने मुझे छुपा के रखा कि तुम जाओ की कजन हो। तो शामी माफी मांगने लगती है और कंपनी में इस बात को छुपा के रखने को बोलती है। रैन को पता चलता है कि यान सबके लिए केक लेकर आया है। रैन तो सब कुछ समझ रही थी इसलिए डस्टबिन में फेंक देती है। यान देख लेता है, बोलता है कि मैंगो फ्लेवर तुम्हारी फेवरेट है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया था। रैन कहती है तुम्हें 6 साल से पता नहीं चला कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। यान कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। उसे याद है कैसे वो फैंग को खिला रहा था तो फैंग बोलती है कि बहुत ही मीठा है, तो रैन की तरफ फेंक कर खाने को बोलता है। रैन उस वक्त यान के प्यार में इतनी पागल थी कि मैंगो से एलर्जी होने के बाद भी उस केक को खाने लगती है। आज यान को रियलाइज होता है कि एलर्जी होने के बाद भी उसके बोलने पर रैन उस केक को खा रही थी। बोलता है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रैन कहती है कि शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे मैंगो नहीं पसंद, लेकिन तुमने मुझे कभी इंसान समझा ही कहा।
रैन जाने लगती है तो उससे बात करने के लिए रोकता है, पर जब भी जाओ आता है रैन समझ जाती है कि जाओ को फर्क तो पड़ता है। जाओ यान से बार बार रैन को परेशान करने से मना करता है। यान कहता है कि मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच की बात है, मैं नहीं चाहता कोई भी आउटसाइडर बीच में आकर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे। वैसे भी मैंने ग्रेट ग्रैंडपा से सुना कि आपकी फियांसे लेनियाओ एक हफ्ते में चाइना वापस आ रही है। यान को गुस्सा आता है कि रैन उसे दूर भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए कॉल करके टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज रखने को बोलता है। सोचता है मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक भागती हो। जल्दी रैन को अपडेट मिलता है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि अब उसे दोबारा से यान का चेहरा देखना पड़ेगा, इसलिए मैसेज करके मना करने जा रही होती है। लेकिन शामी बताती है कि ब्रदर भी आने वाले हैं, तो झट से जाने के लिए कंफर्मेशन दे देती है। अब शामी जल्दी से इस बारे में जाओ को बताती है, तो जाओ असिस्टेंट से पता लगाने को बोलता है कि इस एक्टिविटी को किसने रखवाई है। उसे पता चलता है कि यान ने, तो अपना भी नाम उस एक्टिविटी में देने को बोलता है। इधर यान हैप्पी था कि रैन ने जाने के लिए कंफर्मेशन दे दिया। बाद में शामी रैन को आकर प्रोटेक्शन देती है, बोलती है कि ब्रदर फर्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी अटेंड करने जा रहे हैं, पक्का तुम्हारी वजह से, इसलिए इस मौके का फुल टू फायदा उठाना। रैन बोलती है कि बिल्कुल वे तैयार है। रैन जा रही थी जब यान उसके पास आता है। यान मन ही मन में सोचता है कि मैं रैन से माफी मांगना चाहता हूँ, पर सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। ये जल्दी शामी आवाज देकर बुलाती है तो रैन चली जाती है। रैन को देखकर जाओ से हेलो बोलने जाता है, पर जब भी उसकी फियांसे याओ आती है और सबसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। जाओ कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। याओ बोलती है कि मुझे ग्रैंडपा ने भेजा है। सभी बोलने लगते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ की फियांसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब सुनकर रैन को अच्छा नहीं लगता, पर सोचती है सही है, अब सब कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रैन के सामने याओ जाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है। शामी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें ही अपने सिस्टर इन लॉ मानती हूँ। अब सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। शामी रैन और जाओ को करीब लाना चाहती थी, इसलिए सबको ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को बोलती है। फर्स्ट टर्न रैन का आता है, उसे राइट साइड में बैठे लड़के को हक करना था जो यान था, तो यान खुश जाता है, पर रैन डेयर एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। याओ बोलती है कि हक करने में क्या प्रॉब्लम है, तुम में तो बिल्कुल भी टीम स्पिरिट नहीं है, ऐसे लोगों को शैन ग्रुप में रहने की कोई जरूरत नहीं है। रैन कहती है कि शायद आप भूल चुके हैं कि आप इस कंपनी के बॉस नहीं है, इसलिए आप मुझे फायर नहीं कर सकती। शामी बोलती है कि बस गेम ही है, इसलिए आप लोगों को सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं न्यू रूल बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम सभी अपने डेयर को रिफ्यूज करना चाहिए तो कर सकते हैं। शामी जाओ को ज्वाइन करने को बोलती है, तो यान कहता है कि मिस्टर जाओ ऐसे चाइल्डिश गेम नहीं खेलते, पर जाओ खेलने के लिए तैयार था, जिससे यान चौंक जाता है। लेकिन रैन तो बहुत ही हैप्पी थी। अब जाओ को अपने राइट साइड में बैठे लड़के को किस करना था जो रैनी थी। याओ जाओ से बोलती है कि आप फर्स्ट डेयर को रिफ्यूज कर सकते हैं। जाओ बोलता है कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं डेयर एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। रैन और जाओ दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड के लिए किस करने लगते हैं, तो यान से सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और जल्दी जल्दी काउंटिंग करके दोनों को अलग होने को बोलता है। जल्दी जाओ के पास ग्रैंडपा का मैसेज आता है, उसे वेडिंग डेट डिस्कस करने के लिए बुला रहे थे। याओ जाओ से शादी की बात करने जाती है, तो जाओ वहाँ चला जाता है। शामी याओ से पूछते है क्या बात हो गई। याओ कहती है कुछ नहीं, मैं और जाओ वेडिंग डेट डिस्कस कर रहे थे। रैन को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ चली जाती है। वैसे ही जाओ उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। रैन कहती है आप अपनी फियांसे के सामने किसी और लड़की को किस कर रहे थे। जाओ बोलता है कि मैं तो बस डेयर कंप्लीट कर रहा था। रैन कहती है वैसे मैंने सुना कि आप मिस याओ से शादी करने जा रहे हैं। जाओ बोलता है क्या हुआ, तुम जेलस हो। रैन कहती है मैं भला जेलस क्यों होंगी, आप चाहें तो क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग करें। तो ये सुनते ही जाओ रैन को किस करने लगता है। वैसे ही यान की आवाज आती है जो रैन को ढूंढते हुए आ रहा था। रैन कहती है कि यान के सामने करना तो और भी इंटरेस्टिंग होगा, पर जाओ बोलता है कि तुम वापस जाओ, मैं इसको हैंडल करता हूँ। यान जाओ से पूछता है क्या आपने रैन को देखा है। जाओ बोलता है नहीं। रैन तो चुपके चुपके जाओ को परेशान करने में लगी हुई थी। जाओ यान को वहाँ से भेज देता है। रैन उसके पॉकेट में रूम की छोड़कर चली जाती है। इधर यान देखता है कि डॉग ने भी उसी की तरह रेड कपड़े पहने हुए हैं, तो अपना जैकेट उतारकर फेंक देता है। अब रैन ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। जल्दी जाओ आते तो रैन सोचती है कि सही है, जाओ के साथ सोने का अच्छा मौका है। उससे किस करने लगती है तो जाओ नोटिस करता है कि उसको फीवर है। रैन कहती है अब आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर जाओ उसे उठाकर बेड पे लाता है। रैन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपके साथ सोना है। जाओ बोलते है चुप रहो, क्या तुमने मुझे जानवर समझ के रखा है। रैन से अचानक से प्रोटेक्शन नीचे गिर जाता है, तो जाओ बोलता है कि मतलब तुमने सब कुछ पहले से तैयारी करके रखा था, पर मैं बता दूं कि साइज काफी छोटी है, और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से कोई आसपास हॉस्पिटल का पता लगाने को बोलता है। उसे लेकर जा रहा था तो यान देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। डॉक्टर रैन को चेक करके बताता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हाई फीवर है, इसलिए आज रात इन्हें हॉस्पिटल में स्टे करना होगा। तो रैन को सुनकर बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। रैन जाओ से कहती है कि आपको सारी रात यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। जाओ से मेडिसिन खाने को बोलता है।
रैन खाने जा रही थी तो उसे अपने हाथों से खिलाता है। उसका ध्यान रखने में लगा था तो रैन पूछती है कि आपने ये सब कहाँ सीखा। जाओ बोलता है अपनी मॉम से। रैन सोचती है मुझे लगा नहीं था कि जाओ जैसे रूथलेस पर्सन रियल में इतने प्यारे होंगे। नेक्स्ट डे याओ आकर रैन पर गुस्सा करने लगती है क्या रात भर जाओ उसके पास था। रैन कहती है कि आप जाओ से क्यों नहीं पूछती। यान कहता है मैंने खुद रात में उन्हें तुम्हारे साथ देखा था। यान कहता है तो तुम मुझे इसलिए नजरअंदाज कर रही थी ताकि मिस्टर जाओ के बेड तक पहुंच सको। रैन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। यान कहता है तुम्हें लगा भी कैसे कि मिस्टर जाओ तुम्हारी जैसी लड़की को अपने करीब लाएंगे। वैसे ही जाओ आता है, सुनता है कि वे रैन के बारे में काफी बकवास कर रहा है तो उसे थप्पड़ मारता है। बोलता है जब तुम्हारे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में चल बसे तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी फैमिली की सेवा की थी। अगर तुम सही से नहीं रहे तो मैं तुम्हें वापस भेज भी सकता हूँ। यान माफी मांगता है पर जाओ रैन से माफी मांगने को बोलता है, इसलिए यान रैन से माफी मांगता है। याओ बोलने लगती है कि लड़की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। जाओ बोलता है तुम हो कौन, क्या तुम उसकी बॉस हो। रैन मेरी एम्प्लॉई है इसलिए तुम दोनों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट से रैन को वापस ले जाने को बोलता है तो रैन मुस्कुराते हुए वहाँ चली जाती है। अब मैडम लिन को पता चलता है कि याओ जाओ से मिलने गई थी तो गुस्सा करने लगती है कि मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, क्या तुम अपनी भी लाइफ खराब करना चाहती हो। याओ कहती है कि आप अंकल शैन के दिल में जगह नहीं बना पाई पर मैं जाओ का दिल जीत के रहूंगी। जल्दी ग्रैंडपा आते हैं तो याओ बोलती है कि उसको शैन ग्रुप ज्वाइन करनी है। शामी रैन से बताती है कि अब इस कंपनी को याओ ने भी ज्वाइन कर लिया है। वे तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। याओ सोच रही थी कि अब मैं भी देखती हूँ कि तुम सब कुछ सही कैसे करती हो। जाओ को पता चलता है कि रैन को फिर से न्यू प्लान बनाने को बोला गया है। जाओ बोलता है कि मुझे पता है वो सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती है। रैन मैडम लिन को कॉल करती है तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुम बोल रही थी कि तुम जाओ को अपने करीब लाकर रहोगी तो फिर क्या हुआ। रैन अपने जाओ की फोटो भेजती है कि वे ऑलरेडी करीब आ चुके हैं। रैन मैडम लिन से उनके क्लासमेट से मिलवाने में हेल्प करने को बोलती है। मैडम लिन उसे अपने एक ओल्ड क्लासमेट मिस्टर फू से मिलवाने लाती हैं तो उन्हें रैन का डिजाइन बहुत ही पसंद आता है और वे उनके साथ कॉपरेशन करने को तैयार थे। बाद में याओ जाओ के ऑफिस में आती है तो जाओ उसे आगे से नॉक करके आने को बोलता है। याओ जाओ से बताती है कि कल प्रोजेक्ट लीडर का रिपोर्ट सबमिट करने का लास्ट डेट है। जाओ सोचता है पता नहीं रैन सब कुछ हैंडल कर भी पाएगी या नहीं। नेक्स्ट डे सभी रैन का रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वेट कर रहे थे। अभी तक रैन प्रेजेंटेशन देने नहीं आ पाई थी इसलिए याओ रैन को फायर करने को बोलती है पर जाओ कहता है कि अभी भी 5 मिनट्स बचे हुए हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है। इधर रैन परेशान थी क्योंकि प्रोडक्ट ट्रैफिक में फंसा हुआ था। याओ बोलती है कि अब तो रैन नहीं आने वाली पर वैसे ही रैन प्रेजेंटेशन देने के लिए आती है। याओ अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी पर रैन बताती है कि उसने ऑलरेडी उनके क्लाइंट मिस्टर फू के साथ डील साइन कर लिया है, जिससे जाओ तो रैन से बहुत ही इम्प्रेस था। पर याओ बोलने लगती है कि तुम जैसे मामूली लड़की उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर सकती है। लेकिन रैन वैसे ही अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करती है तो सभी हैरान थे। जाओ तो इम्प्रेस होकर रैन की सैलरी बढ़ा देता है जिससे याओ को बहुत ही गुस्सा आता है पर शाओमी उसके लिए बहुत ही हैप्पी थी। जाओ रैन के काम से बहुत ही इम्प्रेस था। बोलता है वैसे तुमने अपने मेडिसिन खा लिया, पर रैन तो काम में इतनी बिजी थी कि वह मेडिसिन खाना भूल गई थी। जाओ जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके घर चलने को बोलता है। वैसे तो उसको रैन की फिक्र हो रही थी पर बहाना बनाता है कि आखिरकार तुम प्रोजेक्ट की लीडर हो इसलिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे अपने घर लेकर आता है, उसे मेडिसिन खाने को बोलता है। दोनों एक दूसरे के करीब जा ही रहे थे पर वैसे ही शामी की कॉल आती है कि प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए रैन मिस्टर फू से बात करने जाती है। बाद में वापस आती है तो देखती है कि जाओ स्टडी रूम में ही सो रहे हैं तो उसको प्यार से देखने लगती है। जा ही रही थी पर वैसे ही जाओ जग जाता है। बोलता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। रैन कहती है हाँ अब सब ठीक है। जाओ बोलता है पर मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने जा रहा था पर बीच में ही भाग जाता है कि रॉन्ग टाइमिंग है। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है पर जाओ उसे थोड़ा इंतजार करने को बोलता है क्योंकि वे उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। तो रैन को जानकर बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में रैन कंपनी आती तो यान पूछने लगता है कि तुम रात में कहाँ थी। रैन कहती है कि तुम खुद ही समझ जाओ। यान को बहुत ही गुस्सा आता है इसलिए ड्रिंक कर रहा था। फैंग उसके पास आती है तो उसको लगता है कि रैन है। रो रो के उसे कंप्लेन करने लगता है। बोलता है कि आई नो मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सही में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यान के नशे का फायदा उठाकर फैंग पेंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर याओ को कॉल करके बता देती है। अब रैन एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी। रैन को एक लड़के पे डाउट होता है कि पक्का वे पेंटिंग खराब करने आया है। रैन उसे कन्फ्रंट करती है पर वे लड़का उस पर अटैक करने लगता है। पर जब ही जाओ आकर सिचुएशन से डील करता है। यान भी ऐसे रैन को हट देकर परेशान था। जाओ रैन को हॉस्पिटल लेकर आता है। बोलता है तुम्हें उस आदमी से फाइट करने की क्या जरूरत थी।
रैन कहती है वो पेंटिंग खराब करने आया था। जाओ बोलता है कि वे पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। रैन कहती है मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, वे पेंटिंग तुम्हारी मॉम की थी, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में सब पता है, तो भला मैं उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कैसे होने दे सकती थी। तो जाओ उसको इमोशनल होकर किस करता है, बोलता है कि आगे से अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालना, इस वक्त तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है। जल्दी जाओ को पता चलता है कि सबके पीछे याओ का हाथ था और उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। रैन कहती है कि खुद पता लगाना चाहती है, पर जाओ से आराम करने को बोलता है। रैन कहती है तो क्या आप मेरे साथ सोने को तैयार हैं? जाओ बोलता है क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है? अब एग्जीबिशन वाले दिन रैन पेंटिंग प्रेजेंट करने आती है, तो याओ और फैंग तो हैप्पी थी कि पेंटिंग ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर रैन जैसे ही पेंटिंग प्रेजेंट करती है तो याओ हैरान थी। जल्दी ग्रैंडपा आकर याओ और जाओ के एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं, जिससे याओ बहुत ही हैप्पी थी। पर जाओ बोलता है कि आप एक क्रिमिनल से मेरी शादी कराना चाहते हैं। असिस्टेंट उस आदमी को लेकर आता है तो वह आदमी बता देता है कि मिस याओ ने पेंटिंग खराब करने के लिए भेजा था और मिस रैन पे अटैक करने के लिए उसको पैसे दिए थे। याओ बोलने लगती है कि रियल मास्टरमाइंड फैंग है, पर फैंग तो शरीफ बनने का नाटक करने लगती है और सू और वैन फैमिली फैंग के सपोर्ट में ही थी। याओ कहती है इसी लड़की ने मुझे यान के पास से इन्फॉर्मेशन दिया था। जल्दी प्रेसिडेंट लू आता है, फैंग से बोलता है कि पहले तुम खुद मिस रैन को फ्रेम करके मेरे बेड तक लाना चाहती थी और अब तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो यान को रियलाइज होता है कि सारा प्लान फैंग का था। याओ बोलती है तो आप लोगों ने सुन लिया। ग्रैंडपा अभी भी याओ का साइड ले रहे थे, पर रैन कहती है कि ये पेंटिंग मिसेस जाओ की मॉम का है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि स्कैंडल के बारे में सबको पता है कि उस औरत ने पेंटिंग की कॉपी की थी, पर रैन सबको एविडेंस दिखाती है कि ग्रैंडपा ने मीडिया पर्सन को ब्राइब दिया था और उन्होंने जानबूझकर मिस यांग के रेपुटेशन को खराब किया, जिस कारण बेचारी ने खुद को खत्म कर दिया। रिपोर्टर ग्रैंडपा से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं तो ग्रैंडपा वहां चले जाते हैं। जल्दी पुलिस आकर याओ और फैंग को अरेस्ट करके ले जाती है, जिससे जाओ रैन से बहुत ही इंप्रेस था। यान को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए रैन से माफी मांगता है। जाओ को समझ में आ चुका था कि रैन सही में उसे पसंद करती है। जाओ का नेचर बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था, पर फिर भी उसे रोमांटिक वे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ फाइनली इंटीमेट होते हैं। रैन कहती है वैसे टीचर जाओ आपकी टीचिंग मेथड सही में काफी स्पेशल है। जाओ कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। वैसे ही ग्रैंडपा का मैसेज आता है। ग्रैंडपा रैन को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।